फिल्मों में क्या ही ट्विस्ट और टर्न आपने देखा होगा जो रियल लाइफ में प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्प्यूट्स में देखने को हमारे आसपास मिल रहा है। ताजा मामला संजय कपूर का है। सोना कॉमस्टार के मालिक नहीं रहे, 30,000 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गए हैं। माँ कह रही उनसे जबरदस्ती पेपर साइन करवा लिए, बहन नाराजगी वाले इंटरव्यू दे रही हैं। उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने एक विल सामने रखी है जिसे उनकी दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर के 2 बच्चे जो हैं कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। भारत फोर्ज, 2 भाई उलझे हुए हैं, बाबा कल्याणी और गौरी शंकर कल्याणी, और इसके बीच में उनकी बहन जो है सुगंधा हिरेमठ, उनका वो दोनों भाइयों से नाराज नजर आ रही हैं। और इसमें हम हर दिन कुछ ना कुछ नया होते हुए देख रहे हैं, लेकिन मामला सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आप कहेंगे कि मैं करोड़ों की संपत्ति वालों की बात कर रही हूँ, लेकिन आप भी जरा सा ध्यान दीजिए, आपके आसपास ऐसे मामले चल रहे होंगे। गांव हो, छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, प्रॉपर्टी को लेकर के फैमिलीज उलझ रही हैं और लंबे लंबे लीगल बैटल्स का सामना कर रही हैं। सभी तरह के लीगल बैटल से अगर बचना है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद से अगर बचना है, तो केवल एक पेपर आपकी मदद कर सकता है, वो है आपकी विल यानी कि वसीयत। लेकिन हम नहीं बनाते विल, हमें लगता है करोड़ों की प्रॉपर्टी हम थोड़ी ओन करते हैं, क्यों बनाएं विल। अगर आप एक 2 BHK फ्लैट ही ओन करते हैं, भले ही वो 2 BHK फ्लैट आपके नाम है और उस पर लोन चल रहा हो, तब भी विल जरूरी है। आपके पास एक बैंक में FD है, आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसे हैं, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, आप शायद म्यूचुअल फंड में सिप कर रहे हो, आप शायद शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हो, या फिर आपके पास है एक बीमा। अब आपका जवाब ये आएगा कि भाई बीमा तो मेरे बाद मेरी फैमिली को ही मिलेगा, फिर मैं क्यों विल बनाऊं। तो चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आप जब नहीं रहेंगे तो क्या आप देखना चाहेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किसके पास कौन सी संपत्ति जाएगी, उस पैसे का इस्तेमाल कौन करेगा, कहाँ करेगा। और ये सारे लड़ाई झगड़े जब कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो मामला सालों साल तक चलता है। क्या आप ये देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे ना। लेकिन तब भी हम में से 95% लोग ना विल बनाते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं, ना फैमिली में इसके बारे में बात करते हैं। इसके पीछे 2 वजह मुझे समझ में आ रही है। पहली बात कि हम केवल खुशियों के मौकों की प्लानिंग करते हैं, हम बुरी बातों की प्लानिंग नहीं करते हैं। हम कैसे प्लान करें कि हमारी डेथ के बाद क्या होगा, क्योंकि डेथ की प्लानिंग तो अपशकुन है ना, ये तो बुरा आप सोच रहे हैं। तो इसीलिए इस प्लानिंग को टालते रहो, भूल जाओ, करो ही नहीं, ये एक वजह है। दूसरी वजह है मेरी बात, कानून जो है वो बंटवारा कर देगा मेरी प्रॉपर्टी की, मुझे क्यों टेंशन लेनी चाहिए। कानून जरूर करेगा, लेकिन कानून जो है फिर कानून को फॉलो करते हुए करेगा, जो नियम है उनको फॉलो करते हुए करेगा। आपकी मर्जी क्या है अपने पैसों को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर, वो नहीं चलने वाली है। आपके इच्छा के अनुसार, आपके मन के अनुसार नहीं, बल्कि कानून के अनुसार ये बंटवारा होगा। और क्या ये बंटवारा फेयर होगा? तो क्या है फेयर और क्या है अनफेयर? सही और गलत कभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारे ग्रेज होते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन के हिसाब से सही और गलत को पहचानने का तरीका बदलता है। कुछ सिचुएशन जो मैंने अपने आसपास देखी, एक व्यक्ति जिसके घर में बुजुर्ग माँ बाप थे, बीवी और एक माइनर बच्चा था, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो अब कानून तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ के नाम कर देगा, क्योंकि सारे पेपर्स में उन्होंने नॉमिनेशन में वाइफ का नाम लिखा, घर की को ओनरशिप में वाइफ का नाम लिखा, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं हूँ, मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स को किसकी चिंता है। लेकिन अब वो नहीं है, तो सारी संपत्ति सब कुछ वाइफ के पास चली गई है। बच्चा माइनर है तो वाइफ ही उस प्रॉपर्टी की मालिक होगी, और पेरेंट्स तरस गए घर की छत के लिए, अपने इलाज के खर्चे के लिए। एक और सिचुएशन, अगर आप एक सिंगल पेरेंट है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अब बच्चा माइनर है, आप सिंगल पेरेंट हैं, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी इन्वेस्टमेंट, आपके बैंक अकाउंट तक, सब में आपको एक ऐसे गार्जियन को नॉमिनी बनाना होगा जो आपके माइनर बच्चे के मेजर होने तक आपके सारे इस प्रॉपर्टी, पैसे को संभालेगा। और अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उसे ये भी इंश्योर करना होगा कि वो जब मेजर होगा तब ये पैसा उसे ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी एक भरोसे वाले व्यक्ति को चुनना होगा। और इन सब को आसान कर सकते हैं आप अगर आप एक विल बना दें, जिसमें आप अपने मन माफिक सब कुछ लिखते हैं कि कौन किसके पास क्या संपत्ति जाएगी, पैसे का बंटवारा कैसे होगा, और इन सारी परेशानियों से आप फिर बच सकते हैं। तो कब वसीयत बनाएं? अगर आपके पास एक घर है,
और अगर वो घर नहीं है, आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी नहीं है, आपके कुछ निवेश होंगे, आपके पास बैंक अकाउंट होगा, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे, आप ओनर होंगे और आपके ऊपर लोग जो हैं वो डिपेंडेंट होंगे, तो ये इंश्योर करने के लिए कि आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनके पास आपकी संपत्ति, आपका पैसा किस तरह से पहुंचेगा। और अब तो एक नया एंगल ये भी है कि अगर आप एक मोबाइल फोन ओन करते हैं, आपके मोबाइल फोन से आप कितने सारे पेमेंट्स करते हैं, आपके बैंक के OTP उसमें आते हैं, तो आपके बाद वो मोबाइल फोन कहाँ जाएगा, तो इसके बारे में भी अब आपको सोचना पड़ेगा। आपका लैपटॉप वो किसके पास जाएगा। तो केवल अगर आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी जो कि एक घर है, गाड़ी है, पैसे हैं, वही नहीं है, आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं उनके भी आपको डिविजन करनी होगी कि वो कहाँ पर जाएगा। इसीलिए विल और वसीयत केवल करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और जब एक बार कानूनी लड़ाई शुरू होती है, लंबी खिंचती जाती है, पैसा खर्च होता है, रिश्तों में खटास आ जाती है और कई बार पैसा होते हुए भी आपके अपने जो है अपने काम नहीं पूरे कर पाते, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो पैसा किसे मिलेगा, कितना मिलेगा। और हाँ, लोग विल इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, केवल 6 स्टेप में आप ये बेहद जरूरी काम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको आपकी जो भी संपत्ति है उसकी एक लिस्ट बनाइए कि आपके पास क्या क्या है, जो अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो आपकी फैमिली मेंबर्स को किस तरह से दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेप है, फिर आप तय कीजिए कि किसको क्या सामान दिया जाएगा, क्या संपत्ति दी जाएगी, पैसे का बंटवारा आप कैसे करेंगे। आप परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितना प्रतिशत मिलेगा। थर्ड स्टेप एक कंफ्यूजन दूर करती हूँ कि आप वसीयत एक सादे कागज में भी बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है वो बहुत जरूरी है। चौथा स्टेप कि एग्जीक्यूटर, यानी इस विल को एग्जीक्यूट कौन करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होना चाहिए जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि ये आपकी इच्छा को बिल्कुल उसी तरह से लागू करेगा जो आप चाहते हैं। अब फिफ्थ एग्जीक्यूटर तो तय हो गया, लेकिन ये विल आप जब बनाएंगे तो उसमें 2 विटनेसेस जरूर होने चाहिए जिनके साइन भी होंगे और वो इस पूरी प्रक्रिया का देख रहे होंगे और आपकी बातचीत को समझ रहे होंगे। और ये विटनेस किसी भी तरीके से आपकी किसी भी संपत्ति या पैसे में अधिकार नहीं रखते होंगे, यानी इन्हें संपत्ति से कुछ नहीं मिल रहा होगा। तो एग्जीक्यूटर और 2 विटनेस बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल रजिस्ट्री करवाएं या नहीं करवाएं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रजिस्टर करवा लेना चाहिए। बिल्कुल करवा लेना चाहिए, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार में जाइए और इसे रजिस्टर करवा लीजिए। लेकिन अगर रजिस्टर नहीं भी करवाएंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जब रजिस्टर्ड हो जाएगी विल और आप अपनी विल को अगर बदलते हैं तो फिर से आपको जाकर इसको रजिस्टर्ड करवाना होगा, नहीं तो जो रजिस्टर्ड विल है वही आखिरी विल मान ली जा सकती है। इसीलिए 6 स्टेप में बहुत आसानी से आप विल बना सकते हैं। लेकिन एक बात है, विल है इसलिए झगड़े नहीं हो ये इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि विल को चुनौती दी जा सकती है। कहा जा सकता है कि इस विल को दबाव में बनाया गया है। इस विल को बनाते वक्त जो विल बनाने वाला व्यक्ति था वो होशो हवास में नहीं था, ये नकली विल है। फिजिकल विल को चुनौती से बचाना है तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप डिजिटल विल बना सकते हैं। जैसे कि ब्लॉकचेन पर वसीयत रजिस्टर करने का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, विदेशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी ही विल भारत में भी बनने लगे जिसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश ना के बराबर हो, ना पेपर गुम होने का डर हो, ना सेफ्टी की चिंता हो, ये आपके हर रिकॉर्ड को डिजिटली मेंटेन करेगा। टाइम स्टैम्प होगा, डिजिटल सिग्नेचर होंगे, वीडियो गवाही भी जुड़ जाएगी और हर बदलाव का रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित रह पाएगा। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में विल का ख्याल रखें। वसीयत बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है, आसानी से बन जा रहा है और ये सोचकर कि जब होगा तब देखी जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग के इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कीजिए।